हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आज के दिन आपको पता ही है कि हर किसी का फोकस टीसीएस के ऊपर भी था, बट जो पूरा फोकस था वो मार्केट के ऊपर भी चला गया, बिकॉज हर किसी को ये भी पता था आज के दिन बाजार की पिटाई भी यहाँ पे होने वाली है। कितनी होगी वही हर कोई देख रहा था। एंड टीसीएस के नंबर भी हम लोग को आज के दिन रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे कि बाजार को नंबर कैसे लगे करके। तो अभी 1.5% की गिरावट तो देखने को मिली है, बट क्या ये करेक्ट पिक्चर है? तो ये क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस में काफ़ी अच्छी खरीदारी हम लोग को होती हुई देखने को मिली, बट बाद में बाजार का मूड माहौल ही खराब हो गया। एंड उसके बाद टीसीएस में भी हम लोग को अच्छी खासी बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल गई। एक्चुअल में नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर्स हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। ठीक ठाक मतलब क्या? हमेशा एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, वैसे ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टीसीएस ने नंबर यहाँ पे दिखा दिए थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीसीएस का जो रिएक्शन था आज के दिन, वो तो शायद से बाजार में जो हम लोग को आज के दिन टर्मोइल देखने को मिला उसके चलते थोड़ा सा वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट टीसीएस में अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर जाता है तो यूजुअली पता ही है 5 साल में डबल के हिसाब से ही देखता है इसको, तो उस हिसाब से ही इस कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें, विप्रो के ऊपर भी फोकस था, तो विप्रो 2.5% के आसपास डाउन था। इन्फोसिस के ऊपर भी फोकस था, ये भी 1-1.25% हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रहा था। एंड इन स्टॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, विप्रो में तो गैप डाउन देखने को मिला, बट इन्फोसिस में भी कुछ वैसा ही पैटर्न देखने को मिला। गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, एंड जैसे बाद में टीसीएस में बिकवाली हुई तो इन्फोसिस में भी हम लोग को सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिला था। कोई बात नहीं, अभी इनके भी नंबर से अभी हम लोग को इसी हफ्ते आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। उसमें किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आज के दिन ये आईटी वाले दिग्गज स्टॉक्स हम लोग को रडार के ऊपर यहाँ पे रखने थे। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जो मिडल ईस्ट में हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इन कंपनीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक भी हम लोग को इजराइल के साथ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां कोई तबाह हो जाएगी, बट हाँ, वहाँ पे भी उनके ओर से हम लोग को बिजनेस में कुछ ना कुछ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिल जाता है। इस चीज़ के चलते भी ये स्टॉक्स हमेशा हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहते ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो बीच में जैसी खबर कवर की थी, आपको पता ही है कि ई इंश्योरेंस अकाउंट अभी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सब कुछ अभी हम लोग को डिजिटलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल मैंने बार बार आपका कौन सा दिया है, वही डीमैट का, शेयर्स का। पहले शेयर्स फिजिकल रहते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे हो चुके हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अभी अभी आप लोगों को वैसा ही कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 1 अप्रैल से तो सारी चीज़ें मैंडेटरी हो चुकी है। अगर आप इंश्योरेंस कोई भी अकाउंट अगर अपना खुलाओगे तो भाई अब ये ऑफलाइन नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे रहता है। और यही चीज़ अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा वे में सर्च भी होते हुए देखने को मिल रही है इंटरनेट पे, ई इंश्योरेंस से रिलेटेड कि अकाउंट कैसे बनाए। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी अवेयरनेस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अभी वैसे भी चॉइस नहीं, बिकॉज ऑफ मैंडेटरी प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट कर दी जा चुकी है। इसका फायदा आपको पता ही है, कैंप्स जैसी कंपनी को यहाँ पे जरूर यहाँ पे हो सकता है। जब ये खबर सामने आई थी, इन्हीं की जो कंपनी है कैंप्स रेप करके, वही कंपनी यहाँ पे रिपोजिटरी का काम करती है। 72 लाख के आसपास इनके पास हम लोग को अकाउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, और ये नंबर ऑफ संख्या और भी बढ़ने के चांसेस कैंप्स में ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसी चीज़ के चलते कैंप्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। आज के दिन तो बाजार में माहौल ही खराब था, तो ये भी लगभग 2.25% गिर गया, तो इससे तो कोई बचने वाला है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे आज के दिन एक और स्टॉक जो कि खास करके रडार के ऊपर रहने वाला था। कल के दिन का लास्ट वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। आप सभी लोगों को पता है मेगा इंजीनियरिंग, इन्हीं के हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोटर्स देखने को मिल जाते हैं। उनके ऊपर सीबीआई की रेड हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल चुकी है, एफआईआर भी फाइल होते हुए देखने को मिल चुका है दूसरे केस के बारे में, बट वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्रॉड ही हुआ है, ऐसी सारी चीज़ें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ के चलते ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में भी हम लोग को आज के दिन पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। तो एक अनुमान था, वैसे ही कुछ होते हुए देखने को मिला। एंड ऊपर से बाजार ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। 4.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी तो जबरदस्त है, ई बसेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। बट येस, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा यहाँ पे बाद में पब्लिश हुआ, और जब से उस कंपनी का नाम हम लोग को देखने को मिला, जो कि इन्हीं के प्रमोटर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तब से लेके अभी तक अगर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस कंपनी की हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर अभी क्या करना चाहिए करके। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता, बट एक पॉइंट तो जरूर है कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म वालों को कमा के दिए हुए। आप देख सकते हैं 5-5 साल की बात करें, साल भर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर कमा कर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको डाउट लगता है किसी भी सिचुएशन का, ठीक है, ये पर्सनली चीज़ मैं फॉलो करता हूँ कि किधर भी अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आप वो डाउट क्लियर होने के बाद अगर आ जाते हो तो भी यहाँ पे चीज़ें चल जाती है। वो हर किसी का अपना अपना मतलब बोलते हैं ना एनालिसिस होता है, उस हिसाब से होती है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप चाहो तो इलेक्शन के बाद जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये सिचुएशंस के हिसाब से खेलना पड़ता है। आप ज़्यादा रिस्क लेते हो और अगर आपका एनालिसिस सही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप ज़्यादा रिवॉर्ड भी कमाओगे, ठीक है। तो सेम ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो बट सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि जहाँ पे भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, किसी के कहने के हिसाब से आपने डिसीजन नहीं लेना होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया, अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे
कि अरे यार मैं तो ये करने वाला था या फिर ये करने वाली थी, आपने ये बताया, उसने ये बताया। अरे भाई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरों के हिसाब से नहीं चलना होता है, खुद का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है भाई। कोई मार्केट में 100% सही नहीं होता है, ठीक है। तो खुद का ही बोलते हैं ना, बुद्धि का इस्तेमाल करके चलना होता है, ठीक है। कभी सही जाएंगे तो कभी गलत जाएंगे, कुछ ना कुछ तो चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे रहता है। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम लोग बात करें, जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, आप चाहो अब सेफर पोजीशन पे खेलना चाहते हो तो इलेक्शन के बाद वापस एंट्री करने का विचार कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप प्लान कर सकते हो सारी चीज़ों को, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो देश का सबसे बड़ा एफपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एफपीओ की अगर हम लोग बात करें तो कितना चल रहा है इसका जीएमपी, तो जीएमपी फिलहाल चल रहा है 14% के आसपास, ठीक है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का एफपीओ। सो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बिजनेस को देखकर जाना पसंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड देखो छोटा, सेम वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। छोटा पैसा लगाना अलग बात है, इसका मैंने कितनी बार आप लोगों को एग्जांपल दिया। आप मुझे कहोगे कि सर आप 100 रुपये, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 100 रुपया लगाओगे, चलो ठीक है यार लगा लूँगा, 1000 चल लगा लूँगा, कोई दिक्कत की बात। सर क्या आप यहाँ पे 1 करोड़ लगा दोगे, मैं पागल हो क्या? आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यही चीज़ हम मतलब रिटेल इन्वेस्टर देखते ही नहीं है। आप कितना क्वांटम लगाते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं पेनी स्टॉक में एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, बिंदास करता हूँ। कितने सारे हैं मेरे पास कुछ पेनी स्टॉक ऐसे जिसने 400% के रिटर्न दिए हैं, किसी ने तो 600% के रिटर्न दिया है। बट दो तीन क्वांटिटीज़ है मेरे पास। क्यों? मेरा मकसद वहाँ पे पैसा कमाना नहीं होता है, मेरा एक्सपेरिमेंट खुद के दम के हिसाब से और लॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना। ऐसा नहीं कि चलो अक्कड़ बक्कड़ कुछ भी कर लिया और कोई भी उठा लेके आए, नहीं। कुछ तो लॉजिक लगाने का, अच्छा ये हो सकता है, चलो ट्राई करके देख लेते। वैसे तो तबाही है कंपनी में, 1-2 क्वांटिटी उठा लिया, सही जाता है तो देख लेते ऐसा है कि। और ऐसे भी कि काफ़ी इसने मुझे मतलब बोलते हैं ना बर्बाद करके भी रखा हुआ है, ठीक है। बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे क्वांटिटीज़ है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग मतलब शॉर्ट टर्म में क्विक रिच बनने के लिए जाते हैं और फिर मतलब बैंड बच जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग पूछते हैं ना वापस वही गलती कर लेते हैं वो। मतलब देखो गाड़ी घूम फिर कर भाई किधर भी चले जाओ आप, ऐसे ऐसे करके वहीं पे आके रुकती है। कौन सा? कि सर हम एफपीओ में पैसा लगे। अरे तुम्हें कंपनी पसंद है क्या? क्या तुम्हें वोडाफोन आइडिया कंपनी पसंद है? ये सवाल पूछते ही नहीं है वो, बस एफपीओ में पैसा लगाए क्या। अरे भाई वो कोई चमत्कार विमत्कार ऐसी चीज़ नहीं है, आपको धंधा देखना है भाई। जिस दिन आप ये चीज़ें समझ लोगे आप सही डायरेक्शन में चल पड़ोगे, ठीक है। और यही चीज़ें मार्केट में वर्क यहाँ पे करती है। आज ये कोई आईपीओ लाएगा, कोई दूसरा एफपीओ लाएगा, तो जोर ज़बरदस्ती से नहीं जाना है। अगर आपको पसंद है, अगर आपको ट्रस्ट है कि वो कंपनी आपका पैसा बना के देगी, बिजनेस चलेगा, तो फिर आप डिसीजन उस प्रकार से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं बिजनेस तो नहीं चलेगा, तो फिर जाने का सेंस ही क्या बनता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से देखनी होती है चीज़ें, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट ज़रूर नोट यहाँ पे कर लेना। एंड इनका कॉम्पिटिटर भी कौन है भाई? जियो है, एयरटेल है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखिए शॉर्ट रेंज में छोटा मोटा परफॉर्मेंस ये दिखा सकता है, बट एकदम ही ज़बरदस्त ये चमत्कार यहाँ पे दिखा देंगे, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट उसके लिए वो नंबर्स बता देते हैं हम लोग को कि कब करेंगे करके। बट इनके ऊपर इतना हैवी कर्जा है भाई कि इनको रिकवर करने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है 10-15 साल भी यहाँ पे लग जाए, इतना टाइम यहाँ पे लग सकता है। आप बैलेंस शीट देख लो यार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके ऊपर? जेएफएस के ऊपर। हाँ, जब भी भाई बाजार इस प्रकार से अच्छा खासा पिटाई होगी तो जेएफएस जैसा स्टॉक तो अच्छी खासी पिटाई तो यहाँ पे जरूर दिखाएगा। बिकॉज इसमें जो हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है उसमें अभी तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फंडामेंटली परफॉर्मेंस की कोई तेज़ी है नहीं। जो भी है पॉसिबिलिटी का खेल खेला जा रहा है, नाम के ऊपर खेल खेला जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आज के दिन जैसे आपको बताया था कि रेलवे स्टॉक्स खास करके रडार के ऊपर रहेंगे। जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ के चलते हमारे रेलवे स्टॉक्स को एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन यहाँ पे हुआ था। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि क्लोज है करके, बट मिडल ईस्ट में बिजनेस करना इतना सिंपल है नहीं, ठीक है। और बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें रहती है, जो कंट्रीज रहते हैं, वो चाहेंगे भी नहीं कि सऊदी एंड इजराइल ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट करे। क्योंकि अगर ये एक बार चीज़ें स्टार्ट हो गई तो आपको पता ही है कि धीमे धीमे करके जो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो कम हो जाता है। तो इसी को जीवित रखने के लिए चीज़ें चलती रहती है। और जिस खबर के चलते G20 में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, तो उसी चीज़ के चलते जब भी मिडल ईस्ट में इस प्रकार की खबरें आ जाती है तो हमारे रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा हम लोग को एक नर्वसनेस वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली इसका अर्थ ये नहीं कि इनका घर के इस खबरों के चलते यहाँ पे चलता है। हमारा भारत देश में ही बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बाकी है, बट ऑब्वियसली आपको ग्लोबल लेवल का जो एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि
ग्लोबल लेवल पे आपको पता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहती है। एंड एक बार अगर आपने कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया तो आपके पास मतलब दिखाने के लिए रहता है कि देखो ये हमने ये प्रोजेक्ट किए, तो आपको ऐसे और दुनिया में कई 4-5 प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं एंड फॉरेन करेंसी मिलता है भाई इससे। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो ये हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, इससे ये बात नहीं होती कि भाई ये 10 रुपये पे आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में इतना सारा रेलवे का डेवलपमेंट होना यहाँ पे बाकी है। बट हाँ, इस चीज़ के चलते जो एक एक्सपेक्टेड लाल निशान था वो आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सिमिलर वे अदानी पोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा जब भी इसराइल से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव खबर आती है एंड खास करके नॉर्दर्न साइड की बात करें तो अदानी पोर्ट में भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस देखने को मिल जाता है। इरेडा की बात करें 4-5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। गिरावट तो उससे भी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिली थी 5-6%, बट निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिल गई। तो एक अपडेट यहाँ पे सामने आ गया, कौन सा, मार्च का। सो मार्च क्वार्टर का अपडेट सामने है, जहाँ से पता चल चुका है दोस्तों कि लगभग 3 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या कर दिया, इरेडा से एग्जिट ले लिया है। ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कोटक म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इनका नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एग्जिट लेना मतलब ये नहीं होता है कि फ्रॉड है करके या फिर गड़बड़ है कोई धोखेबाजी है करके। हमेशा ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईएस की बात करें, डीआईएस की बात करें, ये एंट्री भी लेते हैं और कभी ना कभी एग्जिट भी लेते हैं। इनको हमेशा पैसा बनाकर यहाँ पे देना होता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।